महालक्ष्मी में स्पाई ड्रामा भी फुल ऑन हो रहा है। एक तरफ तो मंगल और जयराज को, शुभिका और अक्षत को बचाना है, तो दूसरी तरफ होगी अब सौम्या और मंगल की कैट फाइट। यानी कि सीरियल अब फुल ऑन थ्रिलर मोड में है। क्या मुकाबला है। ऐसा मुकाबला आपको ना तो आईपीएल में और ना ही दुनिया के किसी स्पोर्ट्स में नजर आने वाला है। ये लड़ाई है सौम्या और मंगल की, जिसे देखने के बाद लगेगा यही तो है असली मनोरंजन। वैसे हम आपको बता दें कि मंगल आई थी शुभी और अक्षत का पता लगाने के लिए, मगर यहाँ सौम्या से मुलाकात हो जाती है। मंगल की पोल न खुल जाए इसलिए उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। तभी तो इस लड़ाई में सौम्या लड़ने से ज्यादा वो मंगल के चेहरे का नकाब उतारना चाहती है, ताकि पता चल सके कि भला वो कौन है जो उसकी नैया डुबाना चाहता है। नकली नोटों का कारोबार सौम्या ने काफी फैला रखा है, मगर एक और अड्डे पर अब पुलिस पहुंच चुकी है। मगर वो तो भला हो जयराज का। मंगल और सौम्या की जब लड़ाई होती है तो एक वक्त पर लगता है कि आज मंगल की पोल खुल जाएगी, मगर भला हो जयराज का, जिसके कारण मंगल की पहचान नहीं हो पाती। वरना सौम्या को तो पता चल जाता कि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि मंगल का है। मंगल एक्चुअली बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। पहली बार है जो मेरे हाथ में आई है और मेरे हाथ में कोई आया है। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि वो मंगल है। मैंने उसे पकड़ तो लिया है और हमारी एक पूरी प्रॉपर एक टसल हुआ है, झगड़ा हुआ है, जहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं देख लूँ शक्ल कि कौन है हमारा जासूस, बिकॉज ऑब्वियसली इतने दिनों से ये चल रहा है कि कोई हम पे नज़र रख रहा है। तो मुझे फाइनली जब वो मेरे हाथ लगी, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसकी शक्ल देखूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जयराज वहाँ आ गए और उन्होंने कुछ तो मुझे मारा है जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई हूँ और वो वहाँ से एस्केप हो गए हैं। मंगल और जयराज जब रास्ते में जा रहे होते हैं तब उन्हें मैनहोल से आवाज आती है। वहाँ से आ रही आवाज के कारण ही उन्हें शक होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो दोनों उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर क्या, उसे पता चल जाता है कि शुभी और अक्षत इसी मैनहोल के अंदर हैं। नीचे से आवाज आ रही, इसका मतलब नीचे लोग हैं। सौम्या ने अक्षत और शुभी को बाकी बच्चों के साथ यही रखा हो। वाह, शायद ये ममता की सैटेलाइट है जो पहले से कैच कर लेती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। जो भी आदित्य का जो फेक करेंसी का बिजनेस है, ये उसी का ही हिस्सा चल रहा है अभी तक। और हम अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो मंगल जी का जो बेटा है अक्षत, वो लापता हो गया है और हम लोग उसको फॉलो करते करते एक मंदिर के पास पहुँचे हैं जहाँ से वो गायब हो गया। वहाँ ढूंढते ढूंढते पता चला कि कहीं नीचे से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो बेसिकली एक सुराग मिला है कि कुछ एक मैन होल है जिसके अंदर इन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है। तो बेसिकली शुभी और अक्षत को बचाने आए हैं। मंगल आज नहीं तो कल सौम्या और आदित्य की पोल खोल कर रहेगी, मगर कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य मजबूरी में सौम्या का साथ दे रहा हो, वरना मंगल का आदित्य इतना बुरा नहीं हो सकता, ऐसा तो हमें पूरा यकीन है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल लक्ष्मी निवास, यहाँ लगता है कि वीर का सपना साकार हो रहा है। आखिरकार वीर और राधिका की मंगनी हो रही है, एंड दैट टू विदाउट एनी ड्रामा। भैया हमें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। असली जीत तभी होती है जब कोई रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। घर वालों के सामने राधिका से सगाई कर ली है वीर ने, और देखिए कैसे सबके सामने अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया है। अब ये सीन देखकर घर वालों को तो शौक लगा ही है, लेकिन इससे पहले कि आपका दिल टूटे हम आपको बता दें कि ये सीन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस एक खूबसूरत सपना है, वो भी वीर का। माही से सगाई नहीं करना चाहता है, और इसीलिए जब इस सगाई के फंक्शन में वो राधिका को देखता है तो वो मन ही मन राधिका के ख्यालों में खो जाता है। राधिका और घर वालों के साथ वो जमकर डांस भी करता है, लेकिन उसके बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि ये सब कुछ उसका बस एक सपना था। वीर सगाई में ज़बरदस्ती बैठा है और वहीं पे राधिका जी भी आ गई हैं, और उसकी नज़र राधिका जी से पड़ी, उसकी नज़र राधिका जी पे पड़ी, और वो वापस अपने सपनों में चला गया, जहाँ वो राधिका जी के साथ डांस भी कर रहा है, अपने प्यार का इजहार भी कर रहा है, और उन्हें रिंग भी पहना रहा है। वीर तो कहीं पे भी किसी भी टाइम कोई भी सपना देख सकता है। इफ़ इट्स अबाउट राधिका, तो वो अपनी सगाई के बीचों बीच ये सपना देख रहे हैं कि उनकी सगाई राधिका से हो रही है। इमेजिन। टीवी सीरियल की दुनिया में एक कोई भी फंक्शन बिना ड्रामे के पूरा नहीं होता। तो देखिए कैसे वीर की दादी राधिका और उसके घर वालों की बेइज्जती कर रही है। अब दरअसल हुआ ये कि लक्ष्मी और श्रीनिवास वीर के लिए सोने का सिक्का लेकर आए थे ताकि उसकी सगाई में उसे तोहफा दे सकें, लेकिन जब बॉक्स खुला तो उसमें सोने का सिक्का था ही नहीं। ऐसे में मौका मिल गया दादी को राधिका को खरी खोटी सुनाने का। जरा देखिए कैसे उन्होंने यहाँ जमकर राधिका की बेइज्जती की। हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की, और वो भी हमारे ही घर में, हमारे ही इस फंक्शन में। अरे इतना बड़ा दिल रख के इस लड़की को हम इस प्रसंग में बुलाए थे, ये अच्छी तरह जानते हुए कि ये लड़की कितनी। चौहान हाउस के काफ़ी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, तो वो हमें ह्यूमिलेट करने के लिए ही रेडी ही होते हैं, और जहाँ चांस मिल जाता है तो वहाँ दादी गुस्सा हो जाती हैं, बहुत भड़कने लग जाती हैं, ह्यूमिलेट करती हैं, राधिका को बहुत कुछ बोलती हैं कि इसे एक तो फंक्शन में बुलाया, ये जानते हो कि कितनी मनहूस है, वट एवर। बट इमोशनल सीन था, फैमिली को ह्यूमिलेट कर रहे हैं जैसे तैसे, वो पूरा चीज़ें मैनेज होती हैं। रेवती कॉइन लेकर आती है बिकॉज वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फिलहाल तो हमें राधिका और वीर का मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि वीर राधिका से बहुत प्यार करता है, तो उससे दूर तो नहीं रह पाएगा। कुछ ना कुछ तो वीर जरूर ऐसा करेगा जिससे राधिका उसके करीब आ जाए। अब देखना ये होगा कि वो अपने घर वालों को कैसे मनाएगा।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सीरियल आरंभी, यहाँ पर आरंभी के ससुराल में कुछ भी गड़बड़ हो जाए उसका ठीकरा जो है सीधा विश्वास और उनकी माँ आरंभी पर फोड़ देती है। यहाँ तक कि उनका बेटा जो है वो घर छोड़कर चला गया है और इसका ब्लेम भी पूरी तरह से आरंभी के सर मढ़ दिया गया है। आरंभी की जंग गैरों से नहीं बल्कि अपनों से है। आरंभी के सपनों को किसी ने नहीं बल्कि उसके पति ने कुचल दिया है। कहीं आरंभी की गाड़ी विश्वास की कामयाबी की गाड़ी से आगे न निकल जाए, इसलिए उसने आरंभी को 4 दीवारी में ही कैद कर रखा है। पर अब आरंभी सारी बेड़ियों को तोड़ देना चाहती है। वो ना ही सासू माँ और ना ही विश्वास की सुनकर लेगी। अब क्या है कि विश्वास का भाई राज वो घर छोड़कर भाग गया है, जिसके कारण घर वाले परेशान हैं और उसका जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि आरंभी को ठहरा रहे हैं। राज सिर्फ आरंभी को बताकर गया था कि वो घर छोड़कर जा रहा है, तो उनका मानना है कि आरंभी ने उसे आखिर क्यों नहीं रोका। जी हमारा ये मानना है कि राज जो घर से भाग गया है तो उसको भगाने का पूरा श्रेय हम आरंभी को देते हैं। जैसे कि हर प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो आरंभी ही होती है, तो इस तरह इस बार भी ये जो राज भाग गया है घर से उसको वो ब्लेम हम आरंभी पे कर रहे हैं। और अब आरंभी क्या करने वाली है आगे बताएंगे आप? मैंने नहीं भगाया उसको, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने भगाया है, लेकिन मैंने उसे रोका भी नहीं। वो जिस लड़की से उसका रिश्ता तय हो रहा है उसे वो प्यार नहीं करता है। और आरंभी खुद एक बहुत ही फेक लव झेल चुकी है, जहाँ पर उसको हर चीज़ बार बार एडजस्ट करनी पड़ी। और उसको पता है कि जब आप एक रिश्ते में प्यार नहीं होता तो बहुत दुखी हो जाता है वो रिश्ता, तो इस वजह से वो राज को सपोर्ट कर रही है। राज को अब उसका भाई और माँ नहीं रोक पाए तो भला आरंभी कैसे रोक पाती। राज ने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी शादी नायरा से जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं, इसलिए तो नायरा की फैमिली भी आती है विश्वास के घर ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। मगर राज तो मनमीत से प्यार करता है, इसलिए तो वो नायरा से शादी नहीं करना चाहता। आरंभी नहीं चाहती कि राज की भी जिंदगी बर्बाद हो जिस तरह से उसकी हुई है। बाकी फैमिली वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरी और राज की शादी को लेकर, बट राज उतना खुश नहीं है क्योंकि वो शायद मनमीत को पसंद करने लगा है। और भाभी भी यही चाहती है, आरंभी भाभी ये चाहती हैं कि राज के साथ वही हो जो वो चाहता है, वो किसी भी पेयर प्रेशर में आके शादी ना करे नायरा से। सज़ा तो देनी पड़ेगी आरंभी को, ये मैं सोचती हूँ। 1-2 एपिसोड ज़रा चले जाने दो फिर दूंगी सज़ा। आरंभी ने अब ठान लिया है कि वो विश्वास के सामने अपनी आवाज को दबने नहीं देगी, क्योंकि दुनिया उसी को दबाती है जो चुप बैठता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बच्चा है तू मेरा, जी हाँ, ये डायलॉग तो अब मानो आइकॉनिक हो गया है। एवर सिंस राकेश बेदी हैज प्लेड जमील जमाली इन धुरंधर, तो गेस व्हाट, अब इनकी री एंट्री एक बार फिर से हो गई है तारक मेहता में। वैसे यू हैव टू गिव इट टू द मैन, आफ्टर धुरंधर इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सा गया है।
जमील जमाली का कमाल तो आप सभी ने बड़े पर्दे पर देख लिया है, मगर अब इस धुरंधर की वापसी हुई है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जमील जमाली के किरदार ने कलाकार राकेश बेदी की शोहरत में 4 चांद लगा दिए। अब ये कहीं भी जाते हैं तो उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं ताकि एक तस्वीर उनके साथ खिंचवा सकें और अपनी यादों के एल्बम में संजो कर रख सकें। इसी शोहरत का नतीजा है कि एक बार फिर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में प्रोड्यूसर असित मोदी उन्हें लेकर आ रहे हैं। सीरियल ने 4700 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं और ऐसे में दर्शकों को एक खास सरप्राइज दिया राकेश बेदी के रूप में। जमील जमाली के तो कई फैंस हैं ही, मगर खुद जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी भी इस शो के बहुत बड़े फैन हैं। एक बार मैं और मेरी वाइफ हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो हम लॉन्च में थे। तो लॉन्च में मैं गया तो मैंने ऐसी कुछ इडली प्लेट में डाली खाने के लिए। तो मैं खड़ा हुआ तो सामने एक ग्रुप था 15-20 लोगों का। सर 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 वो तारक मेहता का वो डायलॉग एक बार बोल दीजिए, वो फ़ोटो। तो 1 फ़ोटो, 2 फ़ोटो, 3 फ़ोटो, 4, पहले सबको ग्रुप, फिर ग्रुप का, फिर अगर 15 लोग, अगर 15 का ग्रुप, फिर 14 का ग्रुप, फिर 13 का ग्रुप, फिर 2, फिर 16 तो करते मेरी फ़्लाइट निकलने वाली थी। तो मैंने उनको बोला मुझे अब जाने दो यार। बोले नहीं सर, आपको पता नहीं हम कितना प्यार करते हैं तारक मेहता से और आपके कैरेक्टर से। राकेश बेदी आज से नहीं बल्कि कई सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं, मगर बीच में उन्हें वो शोहरत नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। मगर फिल्म धुरंधर के बाद तो वो इतने मशहूर हो गए कि जिसकी उन्हें खुद उम्मीद भी नहीं थी। कहते हैं ना, समय का पहिया कब कहां घूम जाए कोई नहीं बता सकता। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी ने मौके पर चौका मारते हुए राकेश बेदी को शो का फिर से हिस्सा बना दिया। तो हमने पहले किया हुआ है वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का जो किरदार निभा रहे, बॉस का किरदार जो निभा रहे, बॉस बाबूलाल। तो वो तो करते करते 6-7 साल हो गए। तो धुरंधर के पहले से ही हमारी दोस्ती रही है। हमारी दोस्ती को 30 साल पूरे होंगे। हम सब एक 1997 में नया आया था इंडस्ट्री में और मेरा पहला शो था, तब से हमारा संबंध है। तारक का मतलब जो इसका विजन है वो ये जिस तरह से हैंडल करता है आसित अपनी पूरी प्रोडक्ट को, तो आई थिंक ही इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इसके आसपास पूरी। जैसे ही ये थोड़ा वीक हो जाएगा इट विल क्रम्बल। एक कलाकार की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही है और राकेश बेदी भी एक मंझे हुए कलाकार हैं। वो जानते हैं कि हालात अच्छे हो या बुरे सब गुजर जाता है, पर इंसान आपको आपकी अच्छाई से हमेशा याद रखता है। खैर, अब सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में राकेश बेदी किसी की जासूसी नहीं बल्कि दर्शकों को खूब गुदगुदाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप सभी इस धुरंधर के लिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, हफ्ते की शुरुआत में ही आज आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आपके फेवरेट सीरियल्स में क्या होने वाला है। इट इज टाइम फॉर अ स्पॉइलर अलर्ट। सच बता, अगर भगवान न करे मेरे मेहर को कुछ हो जाए तो जी सकेगी उसके बगैर? नहीं ना, तो जिसके बिना जी नहीं सकती उसके साथ जीने में क्या हर्ज है तुझे?
आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए इस सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। इस शो का आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अब तुलसी को उसकी सासू माँ की झलक दिखाई दी, जहां तुलसी से उन्होंने कहा कि तुलसी को मिहिर को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। और अब देखिए तुलसी मिहिर से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। शो में अब एक तरफ जहां तुलसी मिहिर की शादी होगी, जब लड़की शर्मा के ना बोले तो उसका मतलब हाँ है, तो वहीं दूसरी तरफ परी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, जहां परी रणविजय को मारेगी और इसके बाद एक कहानी में ड्रामा होगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल ओ हमनवा साथ मेरा की, जहां कुछ ऐसा होगा कि अपराजिता और रक्षित की राहें एक बार फिर से मिलेंगी। रक्षित ने ओरिजिनल महेश्वरी साड़ी बनाने के लिए एक कंपटीशन रखा है और इस कंपटीशन में अब अपराजिता भी पार्टिसिपेट करेगी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपराजिता ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था और अब इस लोन को चुकाने के लिए वो इस कंपटीशन का हिस्सा बनेगी। आप डिफॉल्टर हैं, आपके नाम के सामने रेड फ्लैग है। आपने हमारी भोपाल वाली बैंक से बड़ा लोन लिया और गायब हो गई। आपका क्या इरादा था, पैसे चुराने का? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल वसुधा की। वसुधा की कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब प्रोमो में तो आपने मिस्टर मित्तल की झलक देख ही ली। इन्हें देखकर क्या आपको वसुधा के बाबा सा की याद तो नहीं आ रही, क्योंकि इनकी झलक प्रभात से मिलती जुलती है। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव, वसुधा और बाबा साहब मिलकर करिश्मा को बेवकूफ बनाएंगे और उसके बाद उसे घर से बाहर निकालेंगे। मैं अभी को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता। मैं अभी को लेने जाऊंगा, उसके बाद मेरे साथ जो होगा वो होगा। नहीं देव सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप अकेले ना जाएंगे। मित्तल बहुत खतरनाक आदमी है, मेरे साथ वो तुम्हें ही मार देगा। मर जाऊंगी आपके साथ। हमला करने वाले को माहित तक पहुंचने के लिए हमसे होकर गुजरना होगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल शहर होने को है कि इस शहर को लगता है कि माहित की जान खतरे में है और इसीलिए अब वो सगाई के फंक्शन में पहुंच गई है माहित को बचाने के लिए। जहां सगाई के फंक्शन में एक तरफ नाच गाना होगा, शहर और माहित करीब आएंगे, तो वहीं शहर माहित को बड़ी मुसीबत से बचाती हुई भी नजर आएगी। ये सफेद गाड़ी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? देखिए ताहिर भाईजान, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जहां आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सिद्धू ये चाहेगा कि किसी भी कीमत पर स्नेहा और शांतनु की शादी ना हो और इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखना तो ये होगा कि क्या यहाँ पर इस सिद्धू के सामने ये सच आएगा कि नहीं कि स्नेहा ये सब कुछ मजबूरी में कर रही है। कहा बोले कल तो कि हमारे और स्नेहा जी के बीच में कोई नहीं आएगा। बोले थे, ऐसे की हाथ में बोले थे, लेकिन सच तो बोले थे स्नेहा जी। कहा तो आपने भी बहुत कुछ था, शायद तो होगा, तभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे दिल के साथ हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब आप दीजिए स्नेहा जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में लिए थे विक्रांत और मन्नत अब आमने सामने आ गए। फिलहाल तो मन्नत का गुस्सा जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है क्योंकि विक्रांत ने उसको लीगल नोटिस जो भेज दिया है दुआ की कस्टडी को लेकर।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि अब आगे करना क्या है। एक तरफ झटका लग गया है मन्नत को, क्योंकि विक्रांत ने कहा है कि अब उसकी बेटी की कस्टडी उसे चाहिए। उसने कोर्ट के जरिए नोटिस भी भिजवा दिया है। अब मन्नत विक्रांत की दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। वो ये नहीं जानती है कि राइटर साहब विक्रांत को मन्नत से दूर होने ही नहीं देंगे। नहीं नहीं, हम पूरा इंटरव्यू ऐसे ही देंगे आज। तो नहीं नहीं, यू हैव टू ट्राई। यस यस। तो मलिका ने कहा था कि मन्नत तो यही होगा कि मन्नत घर छोड़ के नहीं जाएगी। और मैंने कहा देखो अब तो वो जा रही है, अब क्या। तो इतने में वो कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है उसका और उसके घर में रुकना पड़ता है। और अब तो दुआ के आने के बाद इनके मिलने के आसार और भी ज्यादा हो गए हैं। दर्शक कभी से इसी ताक में बैठे हैं, लेकिन अब जो हो रहा है उसे अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता है। शायद राइटर की मर्जी इसी में है कि पहले जितना मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को गलत साबित कर सकते हैं उतना करो, उसके बाद मैं तो हूँ ना तुमको मिलवाने के लिए। तो भाई दर्शकों से हम कह दें कि ये कोर्ट की कस्टडी का जो भी मामला चल रहा है ना, मन्नत अभी गुस्सा हो रही है नीतू पर, विक्रांत की शिकायत कर रही है। इन्होंने मुझे बोला कि देखा मैंने तो बोला था, अब वो तो जा रही है तो मैं बोलती हूँ कि नज़र मत लगाओ ना, जाने दो। फाइनली कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, विक्रांत फुल कस्टडी मांगता है दुआ की और एज़ यूजुअल मन्नत नहीं जाती है यहाँ से। और मैं इसे बोलती हूँ कंग्रेचुलेशंस, जो आपने नज़र लगाई थी लग गई है। और हमें इसमें एक और बात भी पता चलती है कि धैर्य मन्नत का नकली पति है, तो और स्यापा अभी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो वहीं धैर्य को लगता है कि जो हो रहा है गलत है। अब इन सब के बीच में मलिका भी है जो भड़काने की कोशिश कर रही है धैर्य को कि मन्नत तो अब विक्रांत की जिंदगी में आ गई है, तुम्हें तो वो कभी नहीं मिलेगी। तुम छोटी सी बात नहीं जानती कि तुम्हारी मन्नत जी के दिल में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत बसता है। 7 सालों में भी मन्नत विक्रांत नहीं पाई। मैंने, मेरी मॉम ने और तुम्हारी मॉम ने कितनी कोशिश की विक्रांत और मन्नत को एक दूसरे से दूर करने की, पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से खींचे जा रहे हैं। और अब भी वही। अब यहाँ पर धैर्य ने कहा तो चलो तुम मुझसे शादी कर लो, क्या मुझसे शादी करोगी? अब धैर्य भी जानता है कि इस बला को कैसे टालना चाहिए, सो उसने वही किया। शादी करो, करोगी शादी? करनी है तुमको शादी? करोगी? Just go away, your dream. Just go, पंडित को बुलाओ, बुलाओ पंडित को। अब कहानी में ना बहुत ही ज्यादा उथल पुथल है। इसका फायदा मलिका और याशिका उठाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें भी अभी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब हमारा जो अनुभव है उससे यही कहेंगे कि कुछ दिनों तक कुछ भी मत सोचिए, केवल देखिए कि हो क्या रहा है और फिर उसके बाद जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। इस सीरियल्स की कहानियों में अक्सर ऐसा होता है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इश्क जुनूनी में अब रूहानी जो है ना वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में फंस गई है। एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ पति है। आखिरकार किसको चुनेगी रूहानी? भाई को चुना तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, और पति को चुना तो फिर सीरियल में ड्रामा आगे बढ़ेगा।
रूहानी के प्यार में गुरु सारी हदें पार करने के लिए तैयार हो गया है। अब गुरु का जन्मदिन था और रूहानी उसे बिना बताए मायके आ गई, क्योंकि उसके भाई संदीप को होश जो आ गया है। गुरु को यहाँ देखकर रूहानी तो समझ गई कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आया है। उसे लगा कि अगर उसे किसी ने देख लिया ना तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि संदीप को ये नहीं पता कि रूहानी और गुरु की शादी हो गई है, और आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि संदीप गुरु से कितनी नफरत करता है। लेकिन इससे पहले कुछ भी गड़बड़ होती, रूहानी को इस बात का एहसास हुआ कि वो तो एक सपना देख रही थी। ये उनका सपना ही है, उनका इमेजिनेशन है कि गुरु उनके आसपास है, जिसमें वो बोलते हैं कि मेरा बर्थडे मुझे संदीप भैया के साथ स्पेंड करके मतलब मनाना है। लेकिन वो चीज़ रूहानी दी नहीं बोल सकती है संदीप भैया को कि मेरी शादी हो चुकी है गुरु के साथ। गुरु ने अपना पूरा बेस्ट दिया है इस रिलेशनशिप में, वो आप देख ही सकते हो, इतना केयरिंग, इतना एकदम प्रॉपर 100% ग्रीन फ्लैग है वो। बट मे भी ऐसा हो सकता है रूहानी को अभी तक प्यार नहीं था और अभी हो जाए, जब वो उनसे दूर होगी तब उनका ऐसा लगे कि नहीं गुरु वॉज गुड। अब देखिए रूहानी अपने मायके आ तो गई है, लेकिन सच बात यह है कि उसका दिल उसके ससुराल में है, यानी कि गुरु भी रूहानी से दूर नहीं रह पा रहा, और इसीलिए तो देखिए वो अपने ससुराल में आ गया रूहानी से मिलने के लिए। गुरु को देखकर रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन क्या करे, फिलहाल वो अपने भाई को छोड़कर यहाँ से जा भी तो नहीं सकती। अब गुरु यहाँ आता जरूर है, लेकिन रूहानी और गुरु यहाँ ढंग से कोई बात नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे से संदीप भी कमरे में आ जाता है। और ये तो अच्छा हुआ कि उसने गुरु को देखा नहीं तो घर में ही तमाशा हो जाता। संदीप भैया को पता चल जाता है कि गुरु यहाँ पे आया है, तो फिर उनके माइंड में तो वह पहले वाली चीज़ें रहती है, बिकॉज उनको कुछ पता नहीं रहता है। लाइक वो अभी भी गुरु रूहानी के पीछे पड़ा है, वो कोमा से बाहर निकले तो फिर हम उनसे डायरेक्ट सदमा नहीं देख सकते, बिकॉज फिर वो अगेन चले जाएंगे। सो हमारा यही कोशिश रहेगा कि थोड़े टाइम तक, जब तक भैया रिकवर नहीं हो जाते, तब तक हम गुरु एंड भैया को नहीं मिलाएंगे। अब आने वाले दिन रूहानी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ उसका भाई है और दूसरी तरफ है गुरु। तो अब समस्या ये है कि वो चुने तो किसे चुने। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल टेक्निकली मन सुंदर और मन अति सुंदर का महासंगम हो रहा है, लेकिन ये संगम से ज्यादा दंगल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि युग जो है वो प्रथम की दे दनादन बैंड बजा रहा है। महासंगम बना महादंगल, वो कैसे, तो हम आपको बताएंगे। चिंता किस बात की है, राधे और रोही का मन अति सुंदर तो है ही, और मन सुंदर तो प्रथम और नाहर का भी है, मगर ये जो नाहर जैसा व्यक्ति नजर आ रहा है वो नाहर नहीं बल्कि युग है, जिसका मन बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, क्योंकि इसी युग के कारण ही प्रथम भड़क जाता है और वो नाहर यानी कि युग की गिरबान पकड़ लेता है। हद तो तब हो गई जब प्रथम राध्या और उसके परिवार को किसी और ने नहीं बल्कि नाहर ने ही न्योता दिया है इस इवेंट पे आने के लिए, मगर उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनकी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। माहौल तनातनी का है। नाहर क्या करता है, नाहर जो लड़का है यहाँ पर वो थोड़ा सा बेइज्जत करता है,
बेइज्जत करता है हमको, हमारे परिवार को बेइज्जत करने की कोशिश करता है। ये सभी लोग, दादी भी इनकी, तो वो तनातनी चल रही है। और इस समय क्योंकि आपस में इनका टशन चल रहा है, प्रथम का और नाहर का। वो कहता है कि आप हलवाई हो तो मुझे बहुत बुरा लगना स्वाभाविक है। और बस इसी बात पे लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है। फिर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाएगा। और एक मोमेंट पे पुलिस आती है और कहती है कि प्रथम को हम अरेस्ट करने आए हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने निहारिका को खाई में गिराया है। राधिया और प्रथम को भी नहीं पता कि ये नाहर नहीं बल्कि युग है जो खेल खेल रहा है निहारिका से मिलकर। तभी तो वो प्रथम की बैंड बजा रहा है। और देखो, इतना ही नहीं, युग ने पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस जब आती है तब प्रथम को हथकड़ी लगाकर उसे अपने साथ ले जाती है। तब राधिया की हालत खराब हो जाती है। रूही तो राधिया को सिंपैथी देने की कोशिश करती है, मगर उससे क्या ही होगा। प्रथम पर इल्जाम लगा है कि उसने ही निहारिका को जान से मारा है। वैसे यहाँ अग्नि को भी शक है कि ये नाहर नहीं कोई और हो सकता है। एक्चुअली ये मुझसे पूछने की, पता करने की कोशिश कर रहा है कि उस दिन जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं इन्वॉल्व थी या नहीं थी। पर और मैं उसको बताने वाली भी होती हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। कभी मेरा बेटा आता है, रूही पे उसको बता नहीं पा रही हूँ। बट अब मुझे डाउट होने लगा है बार बार कि क्या ये सच में वही नाहर है, क्या ये सच में मेरा नाहर है। दर्शकों को इस महासंगम में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। अभी तो प्रथम और राधिया के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, मगर अब देखते हैं कि राधिया और रूही कैसे इस दलदल से बाहर निकलते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई, दिल्ली एनसीआर में ये प्री मॉनसून जो है कहर ढा रहा है, लेकिन क्लियरली जब सूरज अपना प्रकोप दिखाता है तो इंसान पानी पानी हो जाता है। एंड टू बीट द हीट नथिंग लाइक एन आइसक्रीम। जैसे कि हमारे सूरज और ईशा जो हैं वो पति ब्रह्मचारी में आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में। खैर, आज यहाँ पर गर्मी नहीं है, वहाँ है। मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ले रहे हैं सूरज और ईशा। अब इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज सब कुछ भुलाकर इन प्यारे प्यारे पलों को एंजॉय किया जाए। वैसे आज सूरज और ईशा के बीच ये प्यारा सा सीन देखकर आपको भी इनके पुराने दिनों की याद आ ही गई होगी, जब ये दोनों साथ घूमते फिरते थे, खूब मस्ती करते थे। अब आप लोग ये जरूर सोचेंगे कि आज अचानक से सूरज और ईशा का आइसक्रीम खाने का मन कैसे हो गया। तो हुआ ये कि जब इन दोनों ने आरव और काव्या को साथ में देखा तो इन्हें भी अपने वो खूबसूरत दिन याद आए जब ये दोनों साथ में रहा करते थे। अचानक से सूरज ईशा देखते हैं उन्हें और वो अपने फ्लैश में चले जाते कि एक समय था दोनों ऐसे ही एंजॉय किया करते थे साथ में। एंड फ्लैश से आउट होते हैं एंड थोड़ा इमोशनल हो जाता है सूरज, आँख में आंसू आ जाते हैं। ईशा जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो सूरज इग्नोर करके जाने वाला रहता है, बट ईशा जी सडनली रोकती हैं एंड बोलती है कि सूरज आज खुशी का दिन है, तो क्यों ना एक आइसक्रीम हो जाए। सूरज और ईशा तो कुछ पल के लिए भूल गए कि दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ आकाश भी है जिसकी इन दोनों पर कड़ी नजर है। मैं तो ऐसे तुम भी कभी ऐसे बच्चों की तरह ट्राई करते हो, बड़ा
सूरज बोलता है कि आप अभी भी बदली नहीं है, वैसे ही आइसक्रीम खा रही हैं अभी भी। वो बोलती है बच्चा बनने में अलग ही मज़ा है, तुम भी बच्चा बन के देखो, एक बार खा के देखो उसी तरह। एंड सूरज खाता है एंड उसी के साथ साथ आकाश आ जाता है पीछे मार्केट में खड़े होके, वो मुझे और ईशा जी को, आरवन काव्या को साथ में देख लेता है। सूरज और ईशा की आंखों में आज आंसू भी आए जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब ये दोनों साथ रहते थे तो कितना खुश थे। लेकिन खैर ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि इन दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ गई हों, लेकिन मन ही मन में ये आज भी एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। तभी तो देखिए किसी न किसी बहाने से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा मोमेंट बन ही जाता है जब हमें इनके बीच एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। वैसे ये सीन देखकर आप ये मत सोचिएगा कि सूरज ने ईशा को माफ कर दिया है, क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत नाराज है और इसीलिए उसने ईशा को छुट्टी देने से मना भी कर दिया है। अब दरअसल ईशा वट सावित्री का व्रत रखना चाहती है और इसीलिए वो एक दिन काम से जल्दी छुट्टी लेना चाहती है। सूरज को लग रहा है कि शायद ये व्रत ईशा आकाश के लिए रख रही है, इसीलिए तो वो ईशा से इतना इरिटेट हो रहा है। वट सावित्री है एंड वट सावित्री पति के लंबे आयु के लिए रखा जाता है, तो इसे ये लग रहा है कि ईशा जी अपने पति मतलब कि आकाश के लिए लंबी आयु का वो करने वाली है, व्रत रखने वाली है। वो गुस्सा हो जाता है, बट इसे थोड़ी ना पता कि ईशा जी जो है कि वो सूरज को ही पति मानती है, सूरज के लिए ही रख रही है। तो और दूसरा ये है कि जिम्मेदारियां भी बहुत है। ऑफ कोर्स कैंप लगने वाला है, मेडिकल कैंप, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कल के ही दिन है। तो सूरज चाहता है कि ईशा जी कहीं नहीं जाए, काम पे फोकस करे, काम पे ध्यान दे। तो ये 2 रीज़न था उसके लिए। सूरज, हम आपसे यही कहेंगे कि आप ईशा से कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ईशा ही बसती है। इसीलिए तो जब आप उससे दूर दूर रहते हैं ना, तो आपका मन कहीं नहीं लगता। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि सूरज और ईशा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं और सूरज को ये भी पता चले कि ईशा उससे कितना प्यार करती है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स, यहाँ पर महादेव के तीसरे पुत्र की सगाई हो रही है। हालांकि महादेव की मर्जी से हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नाच गाना तो खूब हो रहा है, लेकिन इसके बाद तमाशा भी जमकर होगा। महादेव के घर में सगाई का नाच गाना चल रहा है। अब रुको रुको, जा कहाँ रहे हो आप सब। सेलिब्रेशन के बीच धमाका ना हो तो इस सेलिब्रेशन में क्या ही मजा है। ये देखिए भानु को ये कैसे एकदम रफ्तार से आई, तो थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, मानो थप्पड़ की गिनती ही आप भूल जाओगे। अब इतना गुस्सा भानु को क्यों आ गया है? अब देखिए भानु ने जिसे थप्पड़ मारा है ये इंसान वही है जिससे कभी भानु की शादी होने वाली थी। अब इस इंसान की केवल इतनी गलती है कि वो महादेव के परिवार की खुशियों में शामिल होने आया है, और वो भी राधा माँ के कहने पर। अब भानु को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर दुश्मनों के घर सेलिब्रेशन में कोई कैसे जा सकता है? तो इस बात पर हंगामा तो होना ही था, सो हंगामा हो गया। वो ड्रामा तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो होना ही है। भानु मौसी या कुछ भी सिचुएशन आ गई, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। देयर इज़ अ ग्राफ एंड आई थिंक वो किसी भी शो में होता है कि इतनी जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर मज़े नहीं आते, तो धीरे धीरे होगा।
मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतने दिनों से चल रही हैं, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा फिर मे बी। अब भानु दबंग है, इसे तो आपको मानना ही पड़ेगा। कभी भी वो मौका देखती नहीं है, सीधे वार कर देती है और आज भी उसने वही किया। अब मैडी तो केवल दोनों परिवारों के बीच सुलह करवाना चाहता था, उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी महफिल में उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। खैर कोई नहीं, राधा माँ के लिए सब कुछ करेंगे। वहीं अब धीरज पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं। महादेव के बेटे आशीष की सगाई हो रही है। अब सगाई जिस परिवार से हो रही है वो तो फ्रॉड है, हम सब जानते हैं, लेकिन महादेव को नहीं पता है। अब देखिए जरा इन मोहतरमा की दादागिरी, खुद तो फ्रॉड है और उसके बाद धीरज से सवाल कर रही है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो ना मैडम जी, तो रज्जो आपको समझा देगी। बेसिकली यही हुआ है कि रज्जी ने स्टैंड लिया है धीरज के लिए। जहाँ वो खुद कुछ नहीं बोल पा रहा था, शर्मिंदगी से खड़ा था, वहाँ रज्जी ने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से वो स्टैंड लिया और धीरज के सपोर्ट में खड़ी हुई। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब धीरज को ऑब्वियसली डेफिनेटली उसको लगा कि मेरे परिवार में मेरे अपने जहाँ नहीं ले रहे हैं, वो मेरे लिए स्टैंड, वहाँ पे एक बाहर की आई हुई लड़की जो जिससे मैं नफरत करता था या लड़ता था, वो आज मेरे लिए इतना स्टैंड ले रही है। तो डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर धीरज एज वेल। तो वो ये दोनों धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल कलेश के बीच में सगाई का माहौल जम गया, नाच गाना हुआ, खाना पीना खाकर सब अपने घर चले गए। अब तैयारी करेंगे अगले फंक्शन में, अगले धमाके की। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में बेचारी जगधात्री, उनकी तो लाइफ में राहत के पल ही नहीं है। मतलब ससुराल में सासू माँ चाहती है कि जगधात्री जो है वो ससुराल छोड़कर चली जाए, और अब तो जगधात्री की सौतेली माँ भी उनके ससुराल में आकर उनको धक्के मार के निकाल रही है। मेरी बच्ची की जिंदगी से दूर रह, वरना कांटा बन के घुसी रहती है उसकी जिंदगी में। निकल क्यों नहीं जाती है तो चिप क्यों नहीं निकलती? निकल क्यों नहीं जाती है मेरी बच्ची की जिंदगी से? प्रभु, ये कैसी किस्मत बनाई है जगधात्री की। ना मायके में सुकून था और ना ही अब ससुराल में सुकून है। सौतेली माँ भला इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? कौन सी माँ भला ससुराल में आकर बेटी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचते हुए मायके ले जाती है? भाई कोई करे ना करे, पर रेखा जी जरूर करेंगी। रेखा ने आज तय कर लिया है कि वो जगधात्री को इस घर से निकाल कर रहेगी और अपने साथ घर ले जाएगी। पर जगधात्री भी बड़ी ढीठ है, वो इतनी आसानी से किसी की नहीं सुनेगी। जगधात्री की सास को लग रहा था कि आज मुसीबत सिर से दूर हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुझे परेशानी इस बात की है कि इस घर में ऐसे जम क्यों गई है ये। कहीं ना कहीं तपस्या की ज़िंदगी में जो उथल पुथल हो रही है वो जगधात्री की वजह से हो रही है। तो आज मैं तय करके आई हूँ कि इसको लेके जाऊँगी, और अब आरती जी का भी मतलब सपोर्ट मेरे साथ है, वो भी मुझे मेरा साथ दे रही हैं कि उसको लेके जाइए। तो आज ये प्लानिंग है कि जगधात्री को इस घर से रवाना किया जाएगा। रेखा को जितनी चिंता तपस्या की है उतनी जगधात्री की नहीं, तभी तो जगधात्री को घर से बेघर कर देना चाहती है ताकि उसकी बेटी अकेली इस घर पर राज कर सके। वैसे रेखा का दामाद यानी कि रुद्र आज काफी खुश है। उसकी वजह तो बिल्कुल साफ है, वो अपनी सासू माँ को बताता है कि उसने कंपनी तपस्या के नाम कर दी है। खैर, अभी तो मजा आ रहा है रेखा जी को, मगर इसकी सजा भी बहुत जल्द उन्हें मिलने वाली है। पर वहीं माया पर नजर डालिए, जिसकी जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं कट रही। जगधात्री जब उसे लॉकेट और रिंग देती है
तब वो ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है। शरद जीजू पीछे जगधात्री को एक नेकलेस और रिंग दे के गए होते हैं, जो कि शायद वो गिरवी रखने वाले होते हैं या बेचने वाले होते हैं या कुछ तो है जो शरद जीजू के साथ चल रहा है। तो उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, तो वो जगधात्री पे भरोसा करके उन्हें दे के गए हैं कि तुम रख लो, क्योंकि तुम्हारे पे मैं भरोसा कर सकता हूँ और तुम ये माया तक पहुँचा दो, क्योंकि नहीं तो मैं पता नहीं इसके साथ क्या कर दूँ। और यही चीज़ जगधात्री माया को देती हैं, वो रिंग और नेकलेस, जहाँ पर वो इमोशनल हो जाती हैं। जगधात्री जानती है कि माया उतनी बुरी नहीं जितनी वो दिखती है, बस घर वालों की असलियत से अभी वो अनजान है। तभी तो वो जगधात्री से कहती है कि वो रुद्र के पीछे ज्यादा ना पड़े। उनका सार्केज़म है ना, जैसे मैंने बोला कि वो यहाँ पर आई थी रूम में, अपने सार्केज़म से वो बताने की कोशिश कर रही है कि तुम फिजूल में ही रुद्र और तपस्या की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम मुझे बता दो, तुम्हें तो बहुत सारी टिप्स पता होंगी, कपल थेरेपी टिप्स, तो तुम बता दो। बट खैर जगधात्री इसको मामूली सी बात लेती है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं। जगधात्री के सामने अभी बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारी तो एक सलाह है जगधात्री से कि उसे चाहिए कि एक एक करके अपनी परेशानियों को खत्म करे, ताकि जगधात्री अपने शिवाय को भी अपना प्यारा सा वक्त दे सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।